हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन दिस ब्यूटीफुल सा कोर्स। जैसे कि आपको टाइटल पर दिख भी रहा होगा, जी हाँ, ये पूरी एक वन शॉट होने वाली है। हमारा जो सब्जेक्ट था विच इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे हम बेसिकली अपनी सी प्रोग्रामिंग की इन शॉर्ट बात कर रहे होते थे। हमने पहले भी ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी जिसमें लाइक हमने यूनिट वाइज डिस्कस करा था, एंड ऑफ कोर्स ये भी हमारा वन शॉट यूनिट वाइज होगा। बट उधर पर्टिकुलर यूनिट के पार्ट्स थे, यहाँ पे आपको एक पूरा वन शॉट मिल रहा है। यानी कि जो आपके यूनिट वन के जो भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, वो आज सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे होंगे। सब आपके यहाँ पे लाइक हर वीडियो में जो आपके शॉर्ट्स होंगे, वन शॉर्ट्स, वहाँ पे हर एक एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑफकोर्स आप पार्ट वाइज देख सकते हो, बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी टाइप ना करूँ। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक होगा वो भी अच्छे से समझाया जाएगा, बट इतने अच्छे से समझाया जाएगा, यहाँ पे थ्योरी आपकी ज्यादा नहीं होगी कंटेंट, बट या जो मैं वर्बली बोलूंगी वो ज्यादा होगा कि जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे, आप लोग इस वन शॉट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बताइएगा आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, लाइक मुझे भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। तो आज हमारा जो वन शॉट होने वाला है वो हमारे यूनिट वन का हो रहा है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। यस, दिस इज अवर यूनिट वन। तो यहाँ पे हम विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट वन का है। अब यूनिट वन के आपके पास सिलेबस तो हो गई, टॉपिक्स आपको पता ही होंगे, बट अगर स्टिल नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हमारी हेडिंग थी वहां पे भी थी कंप्यूटर सिस्टम। हम बहुत बेसिक से यहाँ पे भी शुरू करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, तो वन शॉट में मैं आपका वो भी कवर करा रही हूँ। बहुत बेसिक्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे कवर अप हो रहे होंगे, ये चीज मैं आपके साथ मेक श्योर करूंगी। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम भाई होता क्या है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग हमें पता है कहाँ होनी है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होनी है। तो भैया वो कंप्यूटर सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो कंप्यूटर सिस्टम में किस चीज का कलेक्शन होता है, कुछ हार्डवेयर डिवाइस और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस का कलेक्शन होता है, जिससे कि हम पर्टिकुलर कोई भी टास्क कर पाए। अब देखो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इन शॉर्ट बताती हूँ। सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, अगर मैं इन शॉर्ट टर्मिनोलॉजी बोलूं। एंड हार्डवेयर वो चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। लाइक आपका जो लैपटॉप है, आप जिस पे देख रहे हो अभी, लाइक फॉर सपोज अभी मैं चलो फोन को हटा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो उसके अंदर की जो एक मदरबोर्ड्स जो होते हैं वो सब आपके क्या है, वो हार्डवेयर है। अगर आप कीबोर्ड वगैरह की बात करोगे, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस माउस ऑल्सो, दिस माउस ऑल्सो सॉफ्टवेयर ना। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या कलेक्शन होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का, जिसके जरिए आप कुछ टास्क परफॉर्म कर पाते हो। अब वो टास्क आपका छोटा भी हो सकता है, वो टास्क आपका बड़ा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टास्क कि वो किस टाइप का टास्क है। मैं कंप्यूटर से बहुत बेसिक टास्क बोल भी सकती हूँ कि भैया मुझे एडिशन करके दो, तो वो एडिशन करके दे देगा। मैं उससे बहुत बड़ा टास्क भी बोल सकती हूँ कि भैया मेरा एक कंपनी है, मुझे उसके मैनेज करने के लिए डेटा करना है, तो वो भी करके देगा। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे क्या करेगा। बट इन शॉर्ट, कंप्यूटर सिस्टम के कलेक्शन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिससे आप कुछ टास्क परफॉर्म कर पाते हो। Computer system is a set of integrated devices that central processing unit which is a CPU, memory and input output devices. तो भाई कंप्यूटर सिस्टम मैंने अभी बताया इन शॉर्ट आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। बट अगर मैं बोलूं भी उसके अंदर किसका कलेक्शन, तो इंटीग्रेटेड डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस के, जैसे सीपीयू आपने सुना है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। ऑल these components function together as a single unit to deliver the desired output। वही ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं, जिससे कि आप जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आउटपुट आपको वहां मिल जाए। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर सिस्टम इज। बट कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको कंप्यूटर सिस्टम के देंगे, विच इज अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ऑफ कोर्स अगर आप अभी लैपटॉप पे देख रहे हो तो दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर सिस्टम। लाइक अगर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज माई लैपटॉप, तो ये क्या है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, बेसिकली यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के। फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज सीपीयू एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ जल्दी जल्दी, बट यस वी विल डिटेल, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वही एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं अपनी थोड़ी भाषा में बताती हूँ इनपुट यूनिट क्या है। मैंने अभी अपने लैपटॉप पे बैठी हूँ, मैंने कुछ उसको बोला तो मैंने उसको कुछ इनपुट दिया है, ठीक है। अब सीपीयू क्या है, उसने कुछ कुछ अंदर प्रोसेस करा है, वो उसका सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। एंड लास्टली उसने मुझे कुछ तो रिजल्ट करके दिया है, कुछ तो उसने मुझे डिजायर्ड आंसर दिया है, विच इज अ पार्ट ऑफ माई आउटपुट यूनिट। तो बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स आपका कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना है। फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड इज आउटपुट यूनिट।
तो आई होप आपको ये पहली स्लाइड से मतलब समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर सिस्टम इज एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और उसके आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने जैसे बोला था हम यहाँ पे डिटेल में चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट वो होते हैं जिसमें आपके अटैच होती है आपकी इनपुट डिवाइसेज आप देते हो जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है, बट अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। These devices take input and convert it into binary language that the computer understands। देखो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो हमारा कंप्यूटर है उसको ना ही अंग्रेजी भाषा आती, ना ही हिंदी, ना ही संस्कृत, ना ही उर्दू, कोई भाषा ही नहीं आती। उसको जो भाषा आती है वो आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज आपकी क्या होती है? नथिंग बट अ 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है दीदी बाइनरी लैंग्वेज आती है तो क्यों ना हम प्रोग्रामिंग नहीं सीखते हैं, हम अपनी बाइनरी लैंग्वेज सीखते हैं। बट लिसन, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैं बोलूँ 2 नंबर्स का मुझे प्रोग्राम चाहिए, चलो आप उसको भी कहीं ना कहीं मिक्सिमाइज करके बाइनरी लैंग्वेज सीख लोगे। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक पूरा कॉलेज है, मेरी पूरी यूनिवर्सिटी है, मुझे उधर अपने अंदर का जो डेटा है वो स्टोर करवाना है, मुझे उनके लिए प्रोग्राम लिखना है, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, टू डू एप्लीकेशन, वेदर ऐप बनाना है, लाइक दिस, ऐसा कुछ बनाना है, तो आप ये क्या बाइनरी लैंग्वेज में करोगे? ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। इतना याद रखने चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमारी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हुआ था। बट जो हमारे इनपुट यूनिट्स होती हैं, हमने जब इनसे बोला, लैपटॉप को बोला या फिर हमने अपने कब डिवाइसेस को बोला, तो ऑफकोर्स हमने उसको इंग्लिश में बोला कि ऐड दीज 2 नंबर्स, हमने इंग्लिश दिया। बट जो उसके अंदर की प्रोसेस चल रही है उसने क्या करा, इनपुट यूनिट क्या ली, वही इंग्लिश टर्म ली, बट उसने उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपका जो डिवाइसेस है वो समझ पाए। तो समझ में आ गई। तो हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं विच इज अवर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। ऑफ कोर्स ये हमारे इनपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से अटैच होते हैं। तो अभी जैसे मैं माउस यूज कर रही हूँ, अभी जैसे मेरे पास कीबोर्ड है, ये क्या है, मेरा इनपुट डिवाइसेस है। जिससे क्या होगा, मैं इनको इनपुट जो देना चाहूंगी वो अपनी लैंग्वेज में दूंगी, बट ये अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर देंगी। और ये जो अंदर ही अंदर कन्वर्ट वाला पोर्शन चल रहा होता है विच इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो अभी हम सेकंड यूज में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर ही अंदर प्रोसेस चलेगा वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो इसमें क्या होगा, अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसको जो आपकी इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी है वो उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर आपका बाइनरी लैंग्वेज से जब वो आउटपुट निकल के आएगा तो वही वाला इंग्लिश लैंग्वेज होगा। आई होप आपको इनपुट यूनिट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विच इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। Once the information is entered into the computer by the input device, एक बार मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी इनपुट डिवाइस के थ्रू, जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रोसेस करेगा। मैंने बोला प्रोसेस होती है, प्रोसेस का जो पोर्शन है वो सीपीयू ही है। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सेंटर होता है कंप्यूटर का। यहाँ पे इट फर्स्ट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी and then interprets them so as to know what is to be done. If required, it is fetched from memory or input devices. तो देखो इन शॉर्ट क्या होता है आपका, जैसे मैंने बोला इनपुट डिवाइस से मैंने से कुछ डेटा दिया तो उसने वो ले लिया, उसने फैच कर लिया। अब उसने देखा क्या मैं इस चीज को प्रोसेस कर सकता हूँ, इफ मैं अगर इस चीज को प्रोसेस कर सकता हूँ देन वो प्रोसेस करता है, फिर वो आपको आंसर दे देता है। तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ये क्या है, सीपीयू वाला ही पोर्शन है। ठीक है, द सीपीयू हैज 3 मेन कंपोनेंट। सीपीयू के अब जो प्रोसेस हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं सीपीयू को हमने ब्रेन दिया है, बोला है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू के पास बहुत सारी चीजें आती होंगी। अब एक ही बार तो मैं उसको इनपुट नहीं दे रही ना, मैं उसको मल्टीपल टाइम्स इनपुट दे रही हूँ, तो यानी कि वो मल्टीपल टाइम प्रोसेस करेगा। और मैं उससे ये भी चाहूंगी कि वो मुझे एग्जैक्ट टाइम पे रेस्पॉन्स करे। तो ऑफकोर्स दैट्स नॉट इजी फॉर दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कि वो रेस्पॉन्स जल्दी करते। तो इसलिए वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के। लाइक अगर मैंने कुछ इनपुट और पूछा है तो वो कुछ और अलग का आंसर देगा कंपोनेंट, अगर मैंने कुछ और इनपुट पूछा तो वो डिफरेंट कंपोनेंट हैंडल करेगा। मतलब जैसे होता है ना कॉलेज में क्लासेस में होते हैं कि हम टीचर्स जैसे होते हैं ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम कुछ बच्चों को असाइन कर देते कि भैया जो कम्युनिकेशन होगा आप मुझे बताना, अगर किसी टीचर को किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो इस बच्चे से जाके पूछेगा, किसी बच्चे को डाउट होगा तो इससे जाके पूछेगा। मैं एक कंप्यूटर सिस्टम हूँ, मैंने अपने 3-4 कंपोनेंट्स बिठा दिए, दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वही सीपीयू के भी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग कामों के लिए। पहला है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हो। कंट्रोल यूनिट सीयू जो कि आप प्रोसेस करो कि कैसे डेटा वगैरह होगा कैसे नहीं होगा सब के लिए। द लास्ट वन इज मेमोरी रजिस्टर्स कि आपका जो डेटा है कहाँ स्टोर होगा मेमोरी में, कहाँ स्टोर नहीं होगा।
तो आई होप आपको कंप्यूटर सिस्टम समझ आ गया होगा, कंप्यूटर सिस्टम्स के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स भी समझ में आ गए होंगे, जिसमें से अभी तक हमने 2 कंपोनेंट डिस्कस कर ली डिटेल में, विच इज द इनपुट यूनिट एंड सेकंड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम अपने लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे विच इज द आउटपुट यूनिट, क्या होता है। The output unit consists of output devices that are attached to the computer. It converts the binary data coming from the CPU to human understandable form. The common output devices are monitor and printer. देखो भाई ये आउटपुट क्या करता है, जैसे ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस क्या आते हैं, इनपुट जो आपके इनपुट यूनिट क्या आती है, कुछ इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट करी थी जो कि कंप्यूटर से अटैच थी, तो सेम आपके आउटपुट यूनिट क्या करिए, कुछ आउटपुट डिवाइसेस कंसिस्ट करी जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच है। अब इनपुट में मैंने क्या किया था, मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज दी थी, बट सीपीयू ने इसको कुछ अंदर प्रोसेस करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। अब जब आउटपुट निकल के आएगा तो ऑफकोर्स बाइनरी में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो बाइनरी आती नहीं, मुझे क्या किसी को बाइनरी नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो आए उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो जब वो निकलेगा तो वही हमारी आउटपुट यूनिट होती है। ये क्या करता है, जो आपका बाइनरी डेटा सीपीयू से आ रहा है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, बहुत बेसिक सी चीजें हम ये छोटे में भी पढ़ते आ रहे हो, तो मैं मान रही हूँ कि शायद आपको पता होंगी, और अगर कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी, ठीक है। बट यस प्लीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप प्ले स्टोर से जाके सिविल मंत्र ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही है वो वीडियोस आपको सारी ऐप्स पे मिल जाएंगी, ये वाली भी वीडियो आपको ऐप पे ही मिलेगी। तो मेक श्योर दैट थिंग कि आप प्लीज जाइए प्ले स्टोर पे, पॉज करिए वीडियो को और सिविल मंत्रा का जो ऐप है उसको प्लीज डाउनलोड कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट यूनिट नहीं ना, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यस, there is also one more important update which I really want to give you, like it's a kind of a break ही मान लो। देखो सबसे पहले जो मैंने आपसे बोला कि प्लीज डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा वाला जो ऐप है, और इस वीडियो को लाइक शेयर प्लीज कर देना, प्लीज मुझे मोटिवेट कर देना, ठीक है। अब जो आपके ऐप्स हैं, आपके ऐप्स कुछ दिखने में ऐसा होगा, बट ऐप के फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, सारी वीडियोस आपको वहाँ डिटेल में मिल रही होंगी, जो वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, कुछ उसके पार्ट्स हैं कुछ उसके पार्ट्स हैं, तो बट आपको जो ऐप है वहाँ पे सारी डिटेल में मिल रही होंगी। सबकी सब लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होंगी वीडियो, जो आपका करेंटली सिलेबस चल रहा है उस पर ही सारी बेस्ड वीडियोस होंगी, और सारे सब्जेक्ट एक ही जगह है यार, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स आपके एक ही जगह होंगे। एंड ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, इफ यू वांट कि नहीं अभी हमें कहीं वेकेशंस पे जाना है, नानी के घर वगैरह जाना है, बट हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी है, बट वी हैव अ लैक ऑफ इंटरनेट इशूज, सो डोंट वरी, घर पे डाउनलोड करके लेके जाओ, वहां पे पढ़ो, बिकॉज ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड वाला भी ऑप्शन है। आप वहां से पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, वीडियोस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वांट कि नहीं दीदी आई वांट अ पीडीएफ, तो आप प्लीज जाइए ऐप स्टोर से डाउनलोड करो सिविल मंत्रा, वहां पे आप वहां सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। मेक श्योर कि आप ये चीजें जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज नेक्स्ट कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। अभी जो हमारा प्रीवियस वाला था तो हमने उधर देखा था कि हमारा सीपीयू वगैरह के बारे में हमने बात करी थी, बट आज जो हम यहाँ देखेंगे वो अपने नेक्स्ट कंप्यूटर मेमोरी का देखेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इट इज अ डेटा स्टोरेज यूनिट, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे आप बोल भी सकते हो यूनिट ये डिवाइस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। मेमोरी से सब शब्द समझ के ये वाला सुन के ये वाला वर्ल्ड क्लियर हो रहा होगा, ओके मेमोरी यानी कि इट्स काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस होगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। मतलब जैसे आपका डेटा आया, यहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आपका डेटा स्टोर होगा मेमोरी में। ये बहुत स्टोर करते हैं, चाहे आपके इनपुट यूनिट्स के हों या आउटपुट के हों, दोनों। ऐसे नहीं सिर्फ इनपुट वाले करेगा आउटपुट वाले भगा देगा, नहीं, दोनों। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा, जहाँ पे आप उसको इजिली प्रोसेस कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी टाइप्स है कंप्यूटर मेमोरी की, 3 तरीके की हमारी कंप्यूटर मेमोरीज होती है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड कैच मेमोरी। तो अब हम डिटेल में देखेंगे किस किस तरीके की मेमोरी है। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम रोम आ जाते हैं सारे, ठीक है। ये यूज होती है आपका डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को, जब आपका कंप्यूटर ऑपरेशन वर्क कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की। जब आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है या कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है, कुछ भी कंप्यूटर पे वर्क चल रहा होता है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली स्टोर होता है।
सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम अपनी ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं या फिर बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। देखो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, सेकंड सेकंड टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ, प्लीज उसको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूछ लेते व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, व्हाट इज बैकअप मेमोरी। अब बच्चे को याद ही नहीं रहता कि वो सेकंड टर्म क्या आता, तो उनको समझ ही नहीं आता, बट इट जेन्युइनली नथिंग, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है, ठीक है। तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कुछ नहीं होती, वही आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है या फिर बैकअप मेमोरी है। It is a non-volatile memory and used to store a large amount of data. The data stored in secondary memory is permanent. It is slower than primary memory. देखो इसने बोला जो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होगा परमानेंट होगा। अगर आपने मशीन बंद कर दी तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा भाग जाएगा, नहीं, आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होने वाला है यहाँ पे, और ये थोड़ी सी स्टोर होती है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरीज की कंपेरिजन में थोड़ी सी स्लो है, बट ये क्या करती है, ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हो, आप इसे बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हो, बट हाँ ये आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हो, जो डेटा स्टोर करोगे वो परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एंड हमारी अब आती है अपनी जो लास्ट, विच इज लाइक लास्ट ही है जो हमारी, विच इज अ कैच मेमोरी की। Okay, the next one is our cache memory. तो cache memory क्या, it is a type of a high speed, 1 minute, yes. It is a type of a high speed semiconductor memory that can help the CPU run faster. ये एक तरीके की हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो ये बोलती कि नहीं भैया सीपीयू स्लो पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो, जल्दी तेज तेज भागो। बिटवीन द सीपीयू एंड द मैन मेमोरी इट सर्व्स एज अ बफर, यानी कि यहाँ पे ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेन मेमोरी विच इज अ प्राइमरी मेमोरी, और ये बीच का काम कर रही है। ये सीपीयू अगर स्लो पड़ा तो उसको धक्का देके बोल रही है भैया स्लो क्यों पड़ा है, तेज तेज काम करो। ये यूज होती है टू स्टोर द डेटा इन प्रोग्राम दैट द सीपीयू यूजेस द मोस्ट। यहाँ पे इसका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो डेटा और जो प्रोग्राम सीपीयू सबसे ज्यादा यूज करता है वो यहाँ पे स्टोर करके रखती है, कि जिससे जब भी सीपीयू को जरूरत पड़ेगी तो तुरंत दे देगी। आई होप अब आपको कंप्यूटर मेमोरी भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज अवर प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? A processor is an integrated electronic circuit that perform the calculations that run a computer. प्रोसेसर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जैसे ये प्रोसेसर, ये मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस हो रही होती है, वेदर कैलकुलेशंस छोटी हो या बड़ी हो, बट यहाँ कैलकुलेशंस हो रही होती है जो कंप्यूटर को चलाती है। प्रोसेस कैसी वाली आपकी कैलकुलेशंस होती है, देखो आपके अर्थमेटिकल भी हो सकती है विच इज नथिंग, आप प्लस माइनस, लॉजिकल भी हो सकती है आपकी कैलकुलेशंस, या आपके इनपुट आउटपुट, या कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि पास्ड होने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप विंडोज है तो ये विंडोज होगा, मैक है तो लाइनेक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये वाली चीज हो रही है। तो प्रोसेसर क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पे आपकी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती है जो कंप्यूटर को चलाती है। अब ये जो आपकी कैलकुलेशंस है वो कैसी भी हो सकती है, वो आपकी अर्थमेटिकल भी हो सकती है, वो आपकी लॉजिकल भी हो सकती है, आपकी इनपुट आउटपुट भी हो सकती है, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो पास होने होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब the CPU carries out its operations with the three main steps of the instruction cycle. अब जो ये प्रोसेसर हो रही होती है बट सीपीयू इसको तीन तरीके से लेके जाता है। फर्स्ट वन इज फैच, सेकंड इज डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अब मैं आपको यहाँ पे इजी गोइंग बताती हूँ, मैंने डिटेल मैंने बोला था ना मैं यहाँ पे हर कंटेंट नहीं दूंगी बट वर्बली सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो फैच क्या होता है, जैसे मैंने कोई डेटा दिया, अब उसमें ऐसा भी होगा डेटा में कुछ फालतू की चीजें होंगी कुछ इंपॉर्टेंट होगी, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज फैच डाउन कर लेगा, तो ये फैच हो गया। फिर डिकोड, उसको डिकोड करेगा, अगर ये बहुत ज्यादा लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया, ऑफकोर्स उसको अंदर तो बाइनरी आ रही तो वो उसको डिकोड कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब जब सब कुछ हो गया इसको समझ में आ गया, एट लास्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा कि अच्छा ये वाली चीज है चलो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये चीज करेगा। तो जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा सीपीयू है, ये ऑपरेशन तीन तरीके से करता है, उसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल तीन तरीके से काम करती है। फर्स्ट वन इज फैच, सेकंड इज डिकोड एंड थर्ड इज एग्जीक्यूट। आई होप आपको प्रोसेसर भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज अवर इनपुट डिवाइसेस। दीदी अभी तो हमने पढ़ी थी, थोड़ी सी डिफरेंट है बट पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस आपकी वो डिवाइसेस होती है दैट आर यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग टास्क, जो आपको सिग्नल भेजती हैं, जो आपके कंप्यूटर को बताती हैं। इनपुट डिवाइसेस ये चीज होती हैं जो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, कुछ भी है, वो उसको बता रही है, उसको सिग्नल दे रही है कि नहीं भैया कुछ हमारे टास्क पेंडिंग है, वो टास्क भी हमारे कर दो, कुछ टास्क हमारे बचे हुए हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अपनी इनपुट डिवाइसेस है।
तो आई होप अब आपको इनपुट डिवाइसेस तो समझ आ गई होंगी कि कौन सी होती है। नेक्स्ट, बट हाँ मैं कुछ आपको बता देती हूँ, जो रिसीवर होता है एट द एंड वो हमारे कौन सा होता है, हमारा सीपीयू ही होता है, विच इज नथिंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो क्या काम करता है, सेंड करते हैं सिग्नल्स को आउटपुट डिवाइसेस। देखो डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो ये आपका इनपुट डिवाइसेस है, हम सीपीयू को गोल, एंड दिस इज योर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में क्या हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन उसने ली, ठीक है, उसने एक सीपीयू को बोला कि याद दिलाए कि अरे भैया आपकी ये टास्क पेंडिंग है, उसने बोला ठीक है मुझे क्लिक हो गया। एट लास्ट सीपीयू आपका एंड में बोले, जब उसको सारे काम मिल जाएंगे वो किसको देगा, वो आपके आउटपुट यूनिट को देगा, वो बोल देगा कि भैया ये लो काम, अब इसको निकाल दो, दे दो, सिग्नल दे देगा आउटपुट डिवाइसेस को। आगे समझ। अब कुछ हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, हमारी कीबोर्ड डिवाइसेस होती है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी मैं चीजें उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने अपनी इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आई नो आपको वो चीज क्लियर है, बट हम थोड़ी सी बात करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आपकी वो डिवाइस होती है जो शो करती है रिजल्ट आफ्टर गिविंग द इनपुट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जब मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इनपुट दे दिया, अब उसका कुछ आउटपुट भी तो निकल के आएगा, तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा कौन शो करता है, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे आपके इमेज के फॉर्म में भी आउटपुट निकल सकता है, आपके ग्राफिक्स ऑडियो के फॉर्म में भी निकल सकते हैं, वीडियो बहुत तरीके से आउटपुट निकल सकता है, या फिर मैं सिर्फ सिंपली टेक्स्ट में भी निकल सकता है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे आपका मॉनिटर और टेलीविजन, सिंपल है, बेसिक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले विच इज अवर स्टोरेज, कुछ बात कहना चाहूंगी। प्लीज आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, फेसबुक पे कर लो। क्यों? क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं को मिलेंगे ना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलके जाएंगे कि आपको कौन कौन से वीडियोस आने वाली हैं, कौन कौन सी नहीं आने वाली, एंड ऑफकोर्स फेसबुक से भी। बट यस, यूट्यूब से आपको जो भी वीडियोज आप देखने हैं वो देख सकते हो। और हाँ, जैसे मैंने बोला, पूरी वीडियो एक्सेस करने के लिए आप प्लीज डाउनलोड कर लो ऐप, जो आपका ऐप स्टोर है, अगर आप आईफोन चलाते हो या फिर अगर आप एंड्रॉइड चलाते हो तो जो प्ले स्टोर है वहां से प्लीज सिविल मंत्रा वाला ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने पढ़ते हैं विच इज अ स्टोरेज। तो अब हमारे बात करेंगे स्टोरेज क्या होता है भाई। Storage unit is a part of the computer system which is employed to store the information instructions to be processed. Storage unit बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। अभी हमने देख ली मेमोरी है, ये है, तो कहीं तो आप स्टोर कर रहे होगे ना, लैपटॉप आपका जो भी है उसमें कितना स्टोरेज अवेलेबल है जो उसमें हम डेटा डाल सकते हैं, कितना नहीं है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टोरेज यूनिट का आपका पार्ट ही है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होता है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए, या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराने के लिए, जिससे आप उसको आगे यूज कर सको। आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपका हार्डवेयर हो सकता है, दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स। जो आपका स्टोरेज डिवाइस है ऑफकोर्स हार्डवेयर होगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर के बाहर थोड़ी ना स्टोर करोगे। जो आपका लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर ही तो आप स्टोर कर रहे हो। एंड स्टोरेज डिवाइस के आपका हार्डवेयर, जो कि किस लिए यूज होता है, स्टोरिंग के लिए यूज होगा, पोर्टिंग के लिए होगा, या कोई डेटा आपको इधर से उधर करना है उसके लिए, या एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होगा। इट कैन ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन डेटा बोथ टेम्पररी एंड परमानेंटली। ये दोनों चीजें के तरीके का डेटा स्टोर करता है। अगर आप कुछ चीजें चाहते हो कि कुछ ही टाइम के लिए हो स्टोर टेम्पररी, तो वो भी डेटा स्टोर करेगा, बट आप चाहते हो कि नहीं भैया लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो वो भी टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा। विदाउट ए स्टोरेज डिवाइस अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू रन और इवन अ बूटअप। अगर आपका स्टोरेज डिवाइस ही नहीं होगी तो आपका लैपटॉप ही चलेगा, आपका कंप्यूटर डिवाइस चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हो स्टोरेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं मान के चल रही हूँ आप वीडियो देख रहे हो, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता ही होगा। ठीक है, अब हमारे कुछ टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता ही है। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमारी रैम रोम आती है। सबसे पहले अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो यही चेक करते हैं कि भैया कितना है। कुछ भी अगर आप खरीदोगे, फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कुछ भी आपका टैब हो गया, सब कुछ जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हो, आप उसमें रैम और रोम ही चेक करते हो सबसे ज्यादा। सेकेंड हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस विच इज अ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड एंड टेप कैसेट। थर्ड होता है हमारा फ्लैश मेमोरी डिवाइस, जो कि हमारा पेन ड्राइव होती है, एसडी कार्ड होता है और मेमोरी कार्ड होता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विच इज सीडी एंड डीवीडी एंड क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोर, जो कि आपके आजकल ऑनलाइन ही आ गया, लैपटॉप में ही आ गया, क्लाउड्स में अपने डेटा स्टोर करने के लिए। तो आई होप आपको स्टोरेज तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली स्टोरेज इज एंड कितनी टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। नेक्स्ट आता है हमारे स्टोरेज क्लासेस इन सी। बहुत पढ़ लिया आपने स्टोरेज लैपटॉप के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम अपने, ये हमारा बेसिक था जो हम अपने लैपटॉप के बारे में या फिर हम अपने डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। अब जो हमारा टाइटल है, हमारा सब्जेक्ट क्या है,
प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इंट्रो में कि यहाँ जो हम लैंग्वेज पढ़ोगे विच इज अ सी लैंग्वेज। चलिए अब हम स्टोरेज बात करते हैं अपने सी की। अब हम सी की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। C storage classes are used to describe the features of a variable function. These features basically include the scope, visibility. तो आपका जो C अभी स्टोरेज आपका था डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे C के अंदर स्टोरेज क्लासेस की, तो उसका मतलब ये होता है जो भी आपने वेरिएबल बनाया, जो भी आपने फंक्शन बनाया, वेरिएबल क्या फंक्शन क्या, डोंट वरी हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर मैं आपको छोटी सी बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपको बताता है कि आप लाइक मैंने बोला वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर है। मैंने बोला मेरे लैपटॉप में एक जगह ऐसी बनाओ जिसमें 5 एप्पल्स स्टोर होने चाहिए, तो आपने कंटेनर बना दिया जिसमें 5 एप्पल्स आपके स्टोर है, विच इज नथिंग अ वेरिएबल इज। थोड़ा सा आइडिया लग गया? वेरिएबल क्या? कंटेनर जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर लो। अभी हम पढ़ेंगे डेटा में। फंक्शन क्या है? हम कोई चीज बार बार चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने बार बार कोड को बड़ा करें, हम बार बार उसमें कंडीशंस लगाएं। हम उसको पहले ही बोल देते कि भैया 10 बार प्रिंट करोगे तो यही प्रिंट करोगे, पहले ही हमने फंक्शन बना दिया। पढ़ेंगे आगे चल के, डोंट वरी। तो हमारा फंक्शन होता है। तो सी स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? हमारी यूज होती है जिससे कि उनका फीचर बता पाए कि आपका फीचर किस चीज का, वेरिएबल का फीचर बता पाए, फंक्शन का फीचर बता पाए। क्या फीचर्स होते हैं वो? बेसिकली स्कोप होता है, विजिबिलिटी होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। स्कोप मतलब आपका वेरिएबल कितने स्कोप में एक्सेस कर सकते हो आप अपने स्कोप। लाइक मैंने बोला ये मेरा एक अड्डा है, तो ये जो इसका माउस का स्कोप कितना है, माउस किधर किधर एक्सेस हो सकता है वो। विजिबिलिटी, मैं इसको किस तरीके से देख सकती हूँ, कहाँ कहाँ तक देख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों का विजिबिलिटी स्कोप देखते हैं, आगे और भी फीचर्स होते हैं, बट बेसिकली जो हमारी स्टोरेज क्लासेस होती है वो क्यों यूज होती है? जिससे कि हम फीचर्स बता पाए किसके, हमारे वेरिएबल की या फंक्शन के, ठीक है। अभी जो फीचर्स इंक्लूड क्या करते हैं? बेसिकली स्कोप होती है, जो भी मैंने बताया। विजिबिलिटी भी हो सकता है या लाइफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं, विच हेल्प अस टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब जो आपका वेरिएबल बना है उसकी एग्जिस्टेंस कितनी, वो कितने समय तक चलेगा, उसकी क्या लाइफ साइकिल है, क्या लाइफ टाइम है, वो भी हम देखते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करा है, वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस है, कहाँ तक उसकी लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी है, जिसको हम उसको चेक कर सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो स्टोरेज क्लासेस क्या होती है? हमारी यूज होती है हम अपने फीचर्स को पहचान पाए। किसके फीचर्स? हमारे वेरिएबल के हो सकते हैं, हमारे फंक्शन के हो सकते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप कितना है, कहाँ कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ विजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ हम उसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, कब तक उसके अंदर जान है जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फिगर बनाया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना। ये जो हमारा फिगर है विच इज अ स्टोरेज क्लासेस इन सी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने स्टोरेज स्पेसिफायर बताया, जो कि अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। विच इज फर्स्ट इज ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर। तो मैंने इसका स्टोरेज बताया, इनिशियल वैल्यू भी, स्कोप बताया कि आपका विद इन अ ब्लॉक एक्सेस रहेगा, लाइफ कहाँ तक चलेगी, ये सब। तो प्लीज इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लाइक इसमें आपकी अगर आप ये डायग्राम बनाया होगे ना, तो ये समझ लो पूरा आपने स्टोरेज क्लासेस एक्सप्लेन कर दी। बट मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, तो वो जो चीज मैं आपको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करूंगी वो सारी चीजें आपकी इस डायग्राम में गिवन है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। फर्स्ट इज हमारा ऑटो। ऑटो क्या है? दिस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक। ये डिफॉल्ट होता है, अगर कुछ भी आपने नहीं करा तो बकायदा ये आएगा ही आएगा सारे वेरिएबल्स के लिए जो आपके फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होंगे। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये कर्ली ब्रैकेट जहां से शुरू होती है और जहां तक खत्म होता है, एक कर्ली ब्रैकेट जैसे शुरू हुआ और उसके ही कर्ली ब्रैकेट जहां खत्म हो रहा होगा, तो वो है ब्लॉक, ठीक है। तो ऑटो की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लासेस होती है हर एक वेरिएबल के लिए, चाहे वो आपका वेरिएबल फंक्शन में डिक्लेयर हुआ है या ब्लॉक में। ऑटो वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द ब्लॉक फंक्शन दे हैव बीन डिक्लेयर्ड, नॉट आउटसाइड दैट। They can be accessed outside the scope as well as using the concept of a pointers। तो इसमें क्या बताया गया कि आपके जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं जो आपने मतलब यहाँ पे इस मतलब स्टार्ट कर इनिशियलाइज करें हैं, मतलब आपने डिक्लेयर करें कोई भी ब्लॉक या फंक्शंस में, तो आप उनको वहीं एक्सेस कर सकते हो। आप ही चाहो कि हमने जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल यहाँ पे मतलब डिक्लेयर करा, अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करूं, मैं बाहर इसको डिफाइन करूं, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है, आपके जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होंगे यहाँ पे
चाहे वो फंक्शन में डिक्लेयर्ड हो या ब्लॉक में डिक्लेयर्ड हो, आपके जो वेरिएबल्स है सिर्फ एक्सेस रहेंगे उसी ब्लॉक या फंक्शंस में जिसमें डिक्लेयर्ड हुए हैं। बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको उसको बाहर एक्सेस करना है तो आप कर तो सकते हो बाय यूजिंग दी पॉइंटर्स की हेल्प से करोगे। ठीक है। सेकेंड इज एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है? Extend storage class simply tells us that a variable is defined elsewhere and not within the same block where it is used. ये बताता है कि जो आपने वेरिएबल जो डिफाइन करे हैं वो कहीं और डिफाइन नहीं हुए, उसी ब्लॉक में डिफाइन हुए जहां पे आपने करे हैं। ठीक है, कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने करा वहीं पे आपको ये मिलेंगे। तो ये इसका कहने का है। नेक्स्ट इज स्टैटिक। This storage class is used to declare static variables which are properly used while writing programs in C language. Static variables have the property of preserving their value even after they are out of the scope. तो जो आपकी स्टैटिक क्लास होती है वो कभी यूज होती है जब आपको स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं लैंग्वेज में, प्रोग्राम्स में, सी प्रोग्राम्स में। अभी स्टैटिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो चेंज ही नहीं होते, जिनकी वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो वाले। तो आपकी ये वाली क्लास भी जब ही यूज होती है जब आपको अपने स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन करने हो अपने प्रोग्राम्स ये अपने सी लैंग्वेज में। अब जो स्टैटिक वेरिएबल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, जब आप इनको वैल्यू देते हो, भले इनका स्कोप खत्म हो गया पर इसकी वैल्यू अभी भी उनके पास ही होती है, प्रिजर्व रहती है वैल्यू, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इज रजिस्टर। रजिस्टर यूज a register storage class when you want to store a local variable within a function block in a CPU register instead of a RAM to have a quick access to these variables. हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास में जब यूज करते हैं जब हमें लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं अपने ही फंक्शंस में या अपने ही ब्लॉक्स में। जब आप वो वाले रजिस्टर जो स्टोरेज क्लास के यूज करते हो, भले ही आप उसको रैम में जब आप स्टोर नहीं करना चाहते, वो वाली चीज है। ठीक है, तो हमारा जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास ज्यादातर यूज नहीं होता, बट अगर हमें अपने लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करना है फंक्शन या ब्लॉक्स में, इंस्टीड हम उसको रैम में स्टोर नहीं करना चाहते क्योंकि रैम में इतनी जल्दी आप एक्सेस नहीं कर पाते, सीपीयू रजिस्टर्स में कर पाते, तो हम उसमें रजिस्टर वाला स्टोरेज क्लास यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये भी स्टोरेज क्लासेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, बट हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अब। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, द कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने वही बताया ना, जो सॉफ्टवेयर है लाइक कीबोर्ड, माउस, और जिसके अंदर का चल रहा है या फिर किसी भी अलग अलग पार्ट है कंप्यूटर के बीच में, उसके मीडिएटर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? फर्स्ट इज आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंड प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। सिर्फ आप ये याद कर लो, इसकी डिटेल में चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का मीडिएटर है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ओके, अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? फर्स्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर्स। आपको भी पता है इतना आसान नहीं है कि ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए और आपके उसमें पूछी भी नहीं जाएंगी। जस्ट आपसे इंट्रो ही पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके जो टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने वो बता दिया। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल्स वही विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉइड। तो आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज आराम से पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज द कंसेप्ट ऑफ असेंबलर। अब असेंबलर क्या होता है? Assembler can be defined as a program that translates an assembly language program into a language program, a machine. देखो असेंबलर क्या होता है? जो आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब यहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले असेंबली लैंग्वेज ही पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब बहुत लो लेवल की लैंग्वेज होती है जो कि अब डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट में हेल्प करती है। तो जो आपने प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें मशीन में जिससे वो मशीन समझ पाए। मशीन तो भैया 0 1 ही समझती है ना, तो इसलिए हम असेंबली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज, उसी को हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, और जो जनरेट होता है आउटपुट आपका असेंबलर से, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड भी हो सकते हैं, मशीन कोड, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो बाइनरी में होगा ना, हम कैसे समझ लेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझो असेंबलर का मतलब क्या है, आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपकी जो असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी? बहुत लो लेवल लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। ये समझ लो भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर के बिना तो आपका प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट टिपिकली टेक्स अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ और जावा कोड एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स द इनपुट टू अ लोअर लैंग्वेज एट वंस। तो कंपाइलर क्या करता है? इनपुट में लेता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हमारी C++, जावा या सी हो गई। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश वाली, जिसमें प्रॉपर इंग्लिश यूज कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट लेता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और फिर इसको कन्वर्ट करता है हमारी लोअर लेवल लैंग्वेज विच इज अ बाइनरी लैंग्वेज एक बार। तो ये सारे अब करके हमारा कोड भी समझ में आ जाता है मशीन को। अब जब मशीन आउटपुट देता है तो वो लौट के हमें हाई लेवल लैंग्वेज देता है। और ये सारे के सारे लिस्ट डाउन कर देते हैं एरर्स, अगर हमारा इनपुट जो कोड है फॉलो नहीं करता लैंग्वेज के प्रॉपर रूल्स। अब वो रूल्स क्या होते हैं? सिंटेक्स होते हैं। अगर हमने सिंटेक्स ढंग से नहीं लिखा है तो हमें सिंटेक्स एरर दे देगा। आगे हम एरर्स के बारे में बात करेंगे तो उधर डिस्कस करेंगे। बट कंपाइलर क्या कहता है? अगर जो भी एरर्स होते हैं वो सारे निकाल के दे देगा, जब तक हमारा इनपुट कोड ने अगर प्रॉपरली जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं करे होंगे, वो नहीं चलेगा। अब प्रोग्राम विच इज इनपुट टू द कंपाइलर इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। अब जो इनपुट हम दे रहे होते हैं वो हमारा सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। हम जो इनपुट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने अपना इनपुट अपने डिवाइस को दिया है, वो कुछ नहीं, वो क्या है? हमारा सोर्स प्रोग्राम है। और जो वो हमें प्रोग्राम निकाल के देते हैं विच इज नथिंग ऑब्जेक्ट कोड। तो आई होप आपको कंपाइलर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज टू एन इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। जो आपकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज उसको इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज, ना ज्यादा प्रॉपर इंग्लिश, ना ज्यादा आपकी मैथमेटिक्स, वो वाली लैंग्वेज। ये कंटेन्स करता है हमारा प्री कंपाइल्ड कोड, सोर्स कोड एटसेट्रा। सोर्स कोड वही हो गया जो हमारा इनपुट हम देते हैं। प्री कंपाइल्ड कोड कंपाइलर से पहले वाला कोड, हमने कंपाइल कहाँ करा है। ये ट्रांसलेट करता है ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। लाइक अगर 59 स्टेटमेंट्स होंगे तो ये एक ही स्टेटमेंट एक ही बार कंपाइल होगा प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है कि एक बार में दो दो हो जाए, तीन तीन हो जाए, नहीं, एक बार में सिर्फ एक। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है। जो प्रोग्राम्स रिटर्न होते हैं आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो बहुत ईजी होते हैं डीबग करने के लिए, अगर आपको उनको निकालना समझाना एग्जैक्टली क्या है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू दी कंपाइल्ड लैंग्वेज। बट डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर। बट सबसे बड़ी खराबी यही है, कंपाइलर एक बार में पूरा कर देगा उसको रन, बट इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक बार में सिर्फ एक ही लाइन स्टेटमेंट को रन करेगा। इसलिए नेक्स्ट है हमारा लोडर एंड लिंकर। लोडर और लिंकर क्या होता है? A linker is a special program that combines the object files generated by a compiler or assembler and other pieces of a code to originate an executable file has .ext extension। देखो, लिंकर बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम होता है। जो भी आपकी सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, अब ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन सी? कि आपका एक कोड की फाइल ये है, दूसरी कोड की फाइल ये है, जो आपका कंपाइलर या असेंबलर जनरेट करता है। तो उन सबको अगर मिला दो और जो बाकी के कोड बचे हुए हैं उन सबको मिलाकर आप जब रन करवाओगे तो उसको आप रन करवाते .ext एक्सटेंशन। आपने देखा भी होगा, जैसे आपने कोई कोड लिखा VS कोड में, अब VS कोड की आईडी होती है। अब आईडी क्या है? आपको अपना कोड कहीं रन करवाना है लिख के, तो आप वो कहाँ करवाते हो? विजुअल स्टूडियो कोड में करवाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल कोड लिखा, अब हमने कोड पे रन पे क्लिक किया तो हमें उसको .ext एक्सटेंशन देना पड़ेगा जब भी हमारा कोड रन करेगा। ठीक है, तो लिंकर क्या है? बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम है। क्या कंबाइन करते हैं? बहुत सारी जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है जो जनरेट होती है आपकी कंपाइलर असेंबलर से, और जो बाकी के बचे कुछ पीसेस ऑफ कोड होते हैं उनको ऑरिजिनेट एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है .ext एक्सटेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, याद रखना। ठीक है, in the object file linker searches and append all libraries needed for the execution of file। अब ऑब्जेक्ट फाइल में क्या करता है? लिंकर सर्च करता है सारी लाइब्रेरीज जो जरूरत होती है फाइल के रन के लिए। अब जैसे आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हो ना, सबसे पहले आप जो इंक्लूड करते हो वो लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हो, तो वो उन लाइब्रेरीज को चेक करेगा जो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होंगी। इट ऑल्सो मर्जेस टू और मोर सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स एंड एस्टैब्लिश अ लिंक अमंग दैम। ये क्या करेगा? बहुत, ये एक या एक से ज्यादा दो के जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उनको भी लिंक कर देगा साथ में, जिससे कि वो भी रन हो। तो आई होप आपको लिंकर तो समझ में आ गया होगा क्या है। अब लोडर क्या होता है? लोडर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम अ लिंकर। अभी लोडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट लेता है जो आपने लिंकर ने फाइल जनरेट करी है उसमें से ही इनपुट ले लेगा। यानी कि इससे एक बात समझ में आ रही है, सबसे पहले लिंकर काम करेगा फिर लोडर काम करेगा, एंड लोड कर देता है आपकी मेन मेमोरी में और प्रिपेयर करता है कोड को एग्जीक्यूशन के लिए जो कंप्यूटर को चाहिए होता है।
लोडर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू अ प्रोग्राम, मतलब ये क्या करता है, आपका जो लोडर है इनपुट फाइल्स लेगा, आपकी जो लिंकर ने जनरेट करी होंगी उसको लोड कर देगा सारे मेन मेमोरी में, एंड फिर उसको कोड प्रिपेयर करेगा जो कंप्यूटर रन करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको लोडर लिंकर भी समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड उससे पहले अपनी नेक्स्ट स्लाइड से बढ़ने से पहले आई वांट टू मेक श्योर कि प्लीज विजिट करिए हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.unixseries.in, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा, क्या क्या एक्सेस आप कर सकते हो, आपके कौन कौन से कोर्स कितने कितने में अवेलेबल हैं, कितने अलग अलग फील्ड्स के कौन कौन से कोर्सेज है, सब कुछ। तो मेक श्योर कि आप हमारे विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट। बढ़ते अपनी नेक्स्ट फाइल पे, नेक्स्ट हमारी स्लाइड, विच इज अ एल्गोरिथम। व्हाट एग्जैक्टली इज एल्गोरिथम इज, क्या होती है एल्गोरिथम? A set of a finite rules or instructions to be followed in calculations or other problem solving operations। कुछ finite rules होते हैं, कुछ instructions होते हैं जो फॉलो करने ही पड़ते हैं अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कुछ कोड हमें परफॉर्म करना है। अब हमें कोड लिखना है 2+2 वाला, तो कुछ हमारे उसके रूल्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो फॉलो करेंगे जब ही आपका वो कोड काम करेगा। अब एल्गोरिथम कहाँ कहाँ यूज होती है? आपके कंप्यूटर साइंस में भी यूज होती है, मैथमेटिक्स में यूज होती है, एआई में यूज होती है, बट कैसे यूज होती है वो भी देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज होती है? एल्गोरिथम फॉर्म द बेसिस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम सिंपल सॉर्टिंग टू सर्चिंग टू कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज एआई एंड मशीन लर्निंग। एल्गोरिथम ने लाइक एक समझ लो, अगर आप कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग पे कदम रख रहे हो तो एक बहुत बेसिक स्टेप एल्गोरिथम ने बनाया है, वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम, भले आपकी बेसिक से बेसिक सॉर्टिंग की क्यों ना हो, बेसिक से बेसिक सर्चिंग की क्यों ना हो। अब सॉर्टिंग या सर्चिंग है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो जो हमारी एल्गोरिथम है वो क्या करते हैं कंप्यूटर साइंस में, लाइक अगर बेसिक से बेसिक चीज होगी और एडवांस तक जाना होगा तो उसका एक स्टेप है, उसका एक जरिया है। मैथमेटिक्स में क्या होता है? एल्गोरिथम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सच एज फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। अगर हम डेली लाइफ में देखें, हमारे घर जाने के 3 रास्ते हैं, हमें उसमें से छोटा रास्ता देखना है तो हम उसके लिए एल्गोरिथम का यूज करते हैं कि भैया कौन सा सबसे रास्ता छोटा है, तो वहां पे हमारी एल्गोरिथम यूज होती है। नेक्स्ट इज एआई। एआई में कैसे यूज होता है? एल्गोरिथम आर द फाउंडेशन ऑफ एआई इन मशीन लर्निंग एंड यूज्ड टू डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क सच एज इमेज रिकॉग्निशन, एनएलपी एंड डिसीजन मेकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा काम किया, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज्यादा एआई टूल्स हमारे आ गए, लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक, आपका जैन एआई, आपका बहुत सारे वो आ गए एआई टूल्स। तो उसमें आपकी इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना कि आप अगर उसमें कुछ भी डालो आपकी इमेज जनरेट हो जाए, आप कुछ भी डालो आपका टेक्स्ट फॉर्म हो जाए, तो वो किसका रूल है? वो सब एल्गोरिथम का ही तो रूल है। तो आई होप अब आप समझ रहे होंगे एल्गोरिथम क्या होते हैं। कुछ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपकी फॉलो करने होते हैं अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज करनी है। अब मैंने यूज भी बता दिया एल्गोरिथम का कहाँ कहाँ यूज है। नेक्स्ट है, अब एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज, साधारण सी जो भाषा है, इज द सेम वे दैट वी कैन स्पीक सो वी राइट एन एल्गोरिथम। बहुत साधारण सी भाषा होती है, लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से मैं एल्गोरिथम लिखूं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। सेकंड आती है हमारी स्यूडो कोड, विच हम उसको ये भी बोलते हैं, स्यूडो का मतलब फॉल्स भी होता है इन शॉर्ट। स्यूडो कोड के सिमिलर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ऐसी फॉर्मल नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयरफॉर यू कैन यूज सिंबल दैट यू प्रेफर टू यूज, you can use also your structures if you like the ones that you use in a programming। स्यूडो कोड क्या होता है? बेसिकली आपका एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होती है, बट उतनी फॉर्मल नहीं होती। यहाँ पे आप अपने सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो। अब प्रॉपर लैंग्वेज क्या होती है? वहां पे आप सिंटेक्स वगैरह देख रहे होते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हो। कुछ कुछ बहुत हद तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलती है, बट यहाँ पे आप खुद के अपने सिंबल्स वगैरह यूज करके आप वो चीज कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कोड। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम क्या है? वी आर गोइंग टू यूज सर्टेन सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू यूज इन एन एल्गोरिथम। यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं एल्गोरिथम को बताने के लिए। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जैसे कि हमें अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट और एंड करना है तो हम उसके लिए अपने स्ट्रक्चर यूज करते हैं, विच इज अ नथिंग, अ सर्कल। ठीक है, अब जब हमें अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करने की कैलकुलेशंस वगैरह होनी, या फिर हम अपने इनपुट आउटपुट यूनिट ले रहे हैं, डिसीजंस कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं। डोंट वरी, फ्लो डायग्राम आपका एक टॉपिक आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो 3 तरीके से हम एल्गोरिथम को कर सकते थे। फर्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज आपकी कुछ भी नहीं, वही वाली भाषा होती है जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हो। जैसे जिस लैंग्वेज में बोल रही हूँ उसी लैंग्वेज में मैं एल्गोरिथम लिख दूँ, वो क्या है? आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। सेकंड आपकी स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या सिमिलर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बट इतनी फॉर्मल नहीं होती। आप यहाँ पे सिंबल्स के यूज कर सकते हो इफ यू वांट।
थर्ड इज फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम क्या है, यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो जिससे आप एल्गोरिथम को बता पाओ कि अरे ये चीज है, जैसे हमारी एल्गोरिथम अब स्टार्ट हुई है, अब हमारे जो है यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, अब हम यहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, तो ये वाली चीज हमारी फ्लो डायग्राम वाली चीज होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या। तो हम बात करेंगे अब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है। फर्स्ट है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। The algorithm should be unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects. It must lead to one meaning. देखो सबसे सिंपल बात, अगर आप एक एल्गोरिथम का एक स्टेटमेंट लग रहे हो तो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि सामने वाली जो हमारे पीपल है, जो सामने वाला पर्सन है, डेवलपर, जो भी प्रोग्रामर है, उसको उस चीज का मतलब समझ में आए, इन शॉर्ट। Second, well-defined inputs. If an algorithm say to take input, it should be well-defined input. It may or may not take input. Well-defined input होने चाहिए। अगर एल्गोरिथम बोल रही इनपुट लेनी है तो भाई इनपुट ही होना चाहिए, नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं, मतलब सारी इन शॉर्ट बात क्लियर टू कट होनी चाहिए। ऐसी वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए, जैसे वेल डिफाइंड इनपुट है वैसे ही वेल डिफाइंड आउटपुट। The algorithm must clearly define what output will be yielded, and it should be well defined as well. It should produce at least one output. आउटपुट वही वेल डिफाइंड होना चाहिए, कम से कम एक आउटपुट डिलीवर होना चाहिए, जीरो कुछ फालतू, मतलब ऐसे नहीं आउटपुट ही नहीं आया वो वाली नहीं, कम से कम एक आउटपुट तो हो ही। Finiteness. The algorithm must be finite that it should terminate after finite time, be simple, generic and practical. मतलब एल्गोरिथम फाइनाइट भी होनी चाहिए। अगर एल्गोरिथम ने बोला है कि मैं इतना टाइम लूंगी जनरेट करने में और खत्म करने में, तो उतना ही टाइम उसको लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है feasible. The algorithm must be simple, generic and practical such that it can be executed with the available resources. It must not contain some future technology or anything. अगर एल्गोरिथम बोल रही है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, सिंपल है, तो वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अलग ही बैठी हूँ कि नहीं जब ही मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे जब ही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इनपुट, एल्गोरिथम में जीरो मोर इनपुट्स। एल्गोरिथम पर जीरो इनपुट भी हो सकते हैं कभी कभी, या ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होंगे ही नहीं, कुछ भी हो भी सकती है चीज। आउटपुट के पास हमेशा एक आउटपुट होगा ही होगा, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास आउटपुट ही नहीं है, जीरो नन, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास एक ना एक आउटपुट तो होना ही होना है। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम समझ में आ गई, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एल्गोरिथम की कौन कौन सी, आई होप सो। नेक्स्ट हमारा था फ्लो चार्ट, जो उधर हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम अपने यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लो चार्ट इज। A flowchart is a type of a diagram that represent a workflow or process. फ्लोचार्ट कुछ नहीं, टाइप ही है डायग्राम को जो रिप्रेजेंट करता है आपका वर्क फ्लो प्रोसेस, कि आपके एल्गोरिथम कैसे कैसे वर्क कर रही है, या मैं कहूँ आपका प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm step by step approach to solving a task. फ्लोचार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब आप यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या था, आप इंग्लिश से बातें कर रहे थे, बट फ्लोचार्ट में क्या आप डायग्राम के थ्रू समझ रहे हो कि हर एक एल्गोरिथम का क्या मतलब है, हर एक स्टेप पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लाइक एक तरीके से इनशॉर्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाली है। अब देखो फ्लोचार्ट के सिंबल्स जो आप बात कर रहे थे, हालांकि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। आप ये सर्कल देख रहे हो, सर्कल के स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। अगर आपका स्टार्ट हो रहा होगा तो आप ऐसा बनाओगे एल्गोरिथम, अगर आप एंड हो रहा होगा तो आप ऐसे बनाओगे। डॉक्यूमेंट लिखने के लिए होगा ब्रांच डिपेंडिंग ऑन आउटकम, बेसिकली डिसीजन अगर आपको लेना है कि क्या मैं ये चीज करूं तो ऐसा होगा, यस या नो, बेसिकली वेट करवाने के लिए। कनेक्ट टू द अनदर पेज और फ्लो चार्ट, प्रोसेस स्टेप, मोर देन वन डॉक्यूमेंट एंड डेटा। पर ज्यादातर जो हमारे यूज होते हैं वो एक तो ये होता है दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो मतलब आप बस एक बार ध्यान में रखो कि भैया हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जिससे अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो आप ब्लैंक ना हो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉक्सेस जो हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट में। सबसे पहले हमारा आता है टर्मिनल। तो हम देखेंगे हमारा टर्मिनल क्या करता है। टर्मिनल आपका बेसिकली यही, दिस इज एन ओवल शेप विच इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप देख रहे होगे तो ये जो है यही हमारा टर्मिनल जो बताता है कि आपका ओवल शेप का होता है, जो बताता है कि आपकी जो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या है, दिस इज अ पैलोग्राम शेप बॉक्स। ये पैलोग्राम की टाइप का शेप बॉक्स होता है जहाँ पे आपके इनपुट और आउटपुट लिखे जाते हैं। ये बेसिकली डिपेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज एंटरिंग द सिस्टम और एल्गोरिथम एंड इंफॉर्मेशन दैट इज लीविंग द सिस्टम। मतलब पैलोग्राम टाइप का होगा, यहाँ पे आपकी इनपुट और आउटपुट लिखी जाती है। लाइक आपने जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम को डाली है वो लिखी जाएगी, और उसका जो प्रोसेस करके जो आउटपुट निकला है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट
हमारा प्रोसेस होता है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जहाँ पे प्रोग्रामर एट द मेन कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द एल्गोरिथम, या मैं कहूँ मेन लॉजिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, तो लाइक स्टार मार्क, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोग्रामर है, जो हमारा डेवलपर है, वो ये मेन लॉजिक जो है प्रोग्राम का वो उसी के अंदर रखता है। सेकेंड है डिसीजन। ये डिसीजन हमारा रोम्बा शेप बॉक्स होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे कंडीशंस बेस्ड ही होते हैं कि अगर ए हमारा ग्रेटर है 0 से, वो हमारे बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, तो उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो यस होगा या नो होगा। एवरी डिसीजन आएगा यस और नो और ऑप्शन, सिमिलरली दिस बॉक्स हैज दीज ऑप्शन। डिसीजन में आप डिसीजन ले रहे होते हो, जैसे उसने बोला ए इज ग्रेटर देन 0, आप डिसीजन बॉक्स में रख दोगे रोम्बा शेप में। अब उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो वो यस होगा या तो वो नो होगा। अगर यस होगा तो ये चीज होगी, नो होगी तो ये चीज होगी, और हर एक डिसीजन बॉक्स के दो ही होते हैं, यस या नो। नेक्स्ट हमारा आता है विच इज अ फ्लो। अब ये जो फ्लो क्या बोलते हैं, दिस फ्लो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस फ्लो। ये बताता है कि आपके एल्गोरिथम किस तरीके से जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे। बेसिकली यहाँ पे आप एरो बॉक्स की एरो का यूज करते हो डिपिक्ट करने के लिए कि आपका प्रोसेस क्या, फ्लो क्या है। तो ये थे हमारे फ्लो डायग्राम्स, आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विच इज व्हाट इज अ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड इन शॉर्ट अभी मैंने बताया था, फॉल्स कोड। अब देखते हैं डिटेल में क्या है। Pseudocode is defined as a step-by-step description of an algorithm. स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है एल्गोरिथम की। अगर आपने एक लाइन पे लिखा है तो उसका मतलब क्या है वो आपका pseudocode बताता है। Pseudocode does not use any programming language in its representation. उसके लिए वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करता है, बल्कि सिंपल इंग्लिश टैग्स का यूज करता है जो कि ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। Pseudocode तो अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे कोई आपकी अंग्रेजी भाषा का ही यूज होता है, कोई भी और लैंग्वेज का यूज नहीं होता, जिससे कि आप इजीली उसको समझ पाएं कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर स्यूडोकोड। स्यूडोकोड की आखिर जरूरत क्या पड़ी? स्यूडोकोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम। अगर आप एल्गोरिथम डिजाइन करो तो उसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्यों? क्योंकि हेल्प करते हैं प्रोग्रामर को सोल्यूशन प्लान करने में। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जैसे प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है, वो कौन प्लान करने में हेल्प करता है? हमारा स्यूडोकोड। एज वेल एज अ रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच टू द प्रॉब्लम, की उस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच भी करें। Pseudocode is an intermediate state between an algorithm and a program that plays the support of the transition of the algorithm into the program. मतलब अगर ये आपके प्रोग्राम है और ये आपके एल्गोरिथम है, उसके बीच की स्टेट हमारा स्यूडोकोड होता है। स्यूडोकोड हमें ये बताता है कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, प्रॉब्लम को किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, आई होप स्यूडोकोड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक सोर्स कोड। सोर्स कोड मैंने बताया, बट अभी हम और डिटेल में करेंगे कि भैया सोर्स कोड एग्जैक्टली क्या होता है। हमारा बात करेंगे कि हमारा सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड रेफर टू अ हाई लेवल कोड और असेंबली कोड। अब आपको हाई लेवल कोड भी पता है, असेंबली कोड भी पता है, विच इज जनरेटेड बाय ए ह्यूमन या प्रोग्रामर। सोर्स कोड इज इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। तो सोर्स कोड क्या होता है? जो आपका हाई लेवल कोड होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज असेंबली कोड होता है, जो कि हम ह्यूमंस लिखते हैं, वही हमारा सोर्स कोड होता है, जो कि कंपाइल होने से पहले होता है। सोर्स कोड इज इजी टू रीड, आप आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, मॉडिफाई भी कर सकते हो। It is written by programmer by using any higher level language or intermediate language which is a human readable. Source code contain comments that programmer puts for better understanding. तो source code में कुछ comments भी होते हैं। comments basically वो होते हैं जो generate ही नहीं होते, जो compiler पढ़ता ही नहीं है, जो कि सिर्फ understanding के लिए होते हैं। like मैंने code लिखा है, बट आगे चल के आप उस कोड को यूज कर सकते हो, तो वो कमेंट्स अगर मैंने लिखे होंगे तो आप उस कोड को समझ पाओगे कि अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी का काम हो रहा है। ये वो जो कमेंट्स होंगे वो मेरा कंपाइलर उसको जनरेट नहीं करेगा, कंपाइलर रीड नहीं करेगा, बट वो सिर्फ एक ह्यूमन टू ह्यूमन समझने के लिए होते हैं। तो आई होप आपको सोर्स कोड भी समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भैया हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम हमारे दिखने में कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, क्या बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, हम उसको डिवाइड करते हैं 6 पार्ट्स में, जो कि इजी होता है रीड करने के लिए, मॉडिफाई, डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंड करने के लिए। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आसानी से आप उसको समझ भी सकते हो। अब उसमें हमने 6 तरीके जो सेक्शंस बांटे वो कौन कौन से देखते हैं। First is documentation, second is pre-processor section, third is definition, fourth is global declaration, fifth is main function, sixth is subprograms. तो ये होते हैं, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, की प्रोग्राम आपका किस बारे में है।
क्या आप प्रोग्राम में 2 नंबर्स का ऐड करवा रहे हो, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा, एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम किस बारे में है, तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है। आपके प्रोग्राम का नेम क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिलीशन है, क्या है, डेट क्या है, कब प्रोग्राम आप चला रहे हो, बना रहे हो, टाइम क्या है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमारा डिस्क्रिप्शन होता है प्रोग्राम का। ये स्पेसिफाई होता है आपके स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ कमेंट्स। आप ये सारी चीजें लिखते हो, बट मैंने बताया ना कमेंट्स, जो कि रीड ही नहीं करते, तो इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स लिखते हो जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है। सेकेंड, प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होते हैं, ऑल द हेडर फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड इन द प्री प्रोसेसर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। मैंने बताया ना, हर एक प्रोग्राम को रन करने से पहले आप उसके अंदर एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, तो वही जो हेडर फाइल होती है प्रोग्राम की, जो वो कहाँ डिक्लेयर होती है, आपकी प्री प्रोसेसर सेक्शन के प्रोग्राम्स में अंदर। हेडर फाइल हमारी क्या करती है, हेल्प करती है कि हम अपने कोड को इम्प्रूव कर पाए, एंड जो उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस है, जो उसके हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से बने बनाए आए हैं, हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने लाइब्रेरीज का यूज करा है। तो वो हमारे जो है, हमारे हेडर फंक्शन कहाँ मिलेंगे, हमारे प्री प्रोसेसर सेक्शन में वो हमें मिलेंगे। जैसे हैशटैग इंक्लूड studio.s सी प्रोग्राम का होता है, जब भी आप कोई भी सी का प्रोग्राम लिखोगे सबसे पहले आप ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी रन ही नहीं होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट है हैशटैग इंक्लूड math.h, अगर आपको मैथ्स के बहुत सारे फंक्शंस लाइक मैथ्स का प्रोग्राम रन करना है, फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको पावर लिखाना है, अगर आपने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड कर ली होगी तो आप उसके बाद सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, प्री प्रोसेसर्स आर द प्रोग्राम दैट प्रोसेस अवर सोर्स कोड बिफोर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। तो प्री प्रोसेस हमारा वो प्रोग्राम है, हमने जैसे सोर्स कोड लिखा है, मैंने बताया ना सोर्स कोड हमारा कंपाइलेशन से पहले वाली स्टेज होती है, अगर हमने वो कंपाइल करने से पहले देख लिया तो वही हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर्स है। बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्री प्रोसेस जनरली स्टार्ट होते हैं हमारे हैशटैग सिंबल से, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन तो ये मान लो समाज सेवा है एक तरीके की। क्या है ग्लोबल डिक्लेरेशन, सेक्शन कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप उनको कहीं भी डालोगे, कहीं भी आपने उसको डिक्लेयर करा है तो आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। फंक्शन डिक्लेरेशन, स्टैटिक वेरिएबल एंड फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मैंने बताया ना, अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आप अपने प्रोग्राम में उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, वो होते हैं आपके ग्लोबल डिक्लेरेशन। जैसे आपने इंट नम इज इक्वल टू 18 डाल दिया, तो अगर आप जहां भी चाहो इसको कहीं भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन, इसी के अंदर आपका प्रोग्राम लिखा जाता है, और जो मैंने अभी तक बातें बताई ना, ये ऊपर ऊपर की कहानी थी, यहीं से मेन कहानी शुरू होती है। मेन फंक्शन क्या करता है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन द सेक्शन। जो आपका मेन लॉजिक है, जो आपका कोड रन होना है आपसे, जिससे आपकी प्रोग्राम चलेगा, तो वो आपका कहाँ पे लिखा होता है, यही मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है। ऑपरेशन जैसे कि डिक्लेरेशन या एग्जीक्यूशन परफॉर्म होते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। रिटर्न टाइप भी आपका मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप इंटीजर हो सकता है या फिर वॉइड भी। वॉइड मतलब खाली। वॉइड मीन्स टेल द कंपेयर दैट द प्रोग्राम विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मैंने बताया ना खाली, वो वाली चीज। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपका मेन लॉजिक लिखा जाता है प्रोग्राम का, यहीं पे आप अपने जो वेरिएबल से डिक्लेयर करते हो, यहीं पे एग्जीक्यूशन वगैरह होता है, और मेन फंक्शन के साथ साथ आपका एक रिटर्न फंक्शन होता है। रिटर्न फंक्शन आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इंटीजर या तो वॉइड। इंटीजर होगा यानी कि हाँ आप उसमें कुछ रिटर्न कर रहे हो, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, खाली है वो, ठीक है। देखो ये इंट मीन टेल्स द कंपेयर दैट द प्रोग्राम विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। तो उसने बताता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड मतलब खाली। नेक्स्ट आता है हमारा सब प्रोग्राम्स। अब हमारे सब प्रोग्राम्स क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कॉल्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जो हम जैसे यूजर्स ने ऑलरेडी पहले ही बना दिए हैं, वो फंक्शंस यहाँ कॉल किए जाते हैं। द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द फंक्शन व्हेनेवर दे आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन। जैसे सम वाला वेरिएबल ऑलरेडी पहले ही बन चुका है, हमने बस उसको कॉल किया, अब हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे कुछ सब प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोग्राम है कि स्ट्रक्चर है हमारा सी प्रोग्राम कैसे दिखता है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और आपको वन शॉट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट अगर कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज आराम से आप पूछ सकते हो बेझिझक होके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज एरर्स इन सी। जैसे मैं उधर बात करी थी थोड़ी बहुत एरर्स के बारे में, बट यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली एरर्स कौन कौन से होते हैं। एरर इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूजर। इलीगल काम है विच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जैसे मैंने कोई कोड लिखा, ठीक है, मैंने लॉजिक तो ठीक लगाया, बट कभी कभी क्या होता है, लॉजिक की भी गलती होती है, कभी कभी आपके सिंटेक्स की भी गलती हो जाती है।
बट जब मैंने अपने प्रोग्राम को रन करने गई तो उसने एरर दे दिया, उसने बोल दिया कुछ तो गड़बड़ है भैया आपके प्रोग्राम में, पहले आप अपना प्रोग्राम ठीक करो, हम जब ही चलेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एरर। मतलब एरर आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे किस किस तरीके के एरर्स हो सकते हैं, बट एरर जो है जनरली कहाँ से कॉज होते हैं, हम जैसे ह्यूमन ही कॉज करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा कोड तो ठीक है बट कहीं ना कहीं हमने कोड में गलती कर दी जिससे वो कोड चल नहीं पा रहा, जो उसके रूल्स हैं कोड के, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स है वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, जब भी हमारे एरर्स आते हैं। अब किस किस तरीके के एरर्स होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा सिंटेक्स एरर। एरर दैट ऑकर व्हेन यू वायलेट द रूल्स ऑफ द राइटिंग सी या सी प्लस प्लस सिंटेक्स आर नोन एज सिंटेक्स एरर। बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसका हर एक सिंटेक्स होता है, अगर आपने सिंटेक्स में आगे पीछे गड़बड़ कर दी, अगर उसने सिंटेक्स में बोला भैया कर्ली ब्रैकेट लगाओ और अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा। दिस कंपाइल एरर इंडिकेट समथिंग दैट मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर द कोड कैन बी कंपाइल्ड। ये बोलता है आपका कोड तब जब ही कंपाइल होगा जब आप इसको ठीक करोगे। अगर आपका सिंटेक्स आ रहा है तो आप इसको ठीक करो, देखो कहाँ आ रहा है, जब ही आपका कोड चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। ऑल दीज एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, दस नोन एज कंपाइल टाइम एरर। ये जो सारे एरर्स हैं वो आपके डिटेक्ट होते हैं कंपाइलर से, इसलिए हम उसको कंपाइल टाइम एरर्स भी बोलते हैं। और हमने जब पढ़ा था कंपाइलर्स का तो हमने चीज डिस्कस भी करी थी, तो जो एरर्स की लिस्ट डाउन होती है कंपाइलर निकाल के दे देता है। जैसे बहुत ज्यादा सिंटेक्स है, कौन कौन से होते हैं, मिसिंग पैरेंथेसिस, कि आपने एक कर्ली ब्रैकेट तो लगाया दूसरा लगाया ही नहीं है वो। प्रिंटिंग द वैल्यू वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, आप एक ऐसा वेरिएबल को मतलब वो कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो जिसने आप पहले आपने उसको डिफाइन ही नहीं करा, जब तक आपने उसको नामकरण ही नहीं दिया तो आप उसको बुला कैसे सकते हो, वो वाली चीज। मिसिंग सेमीकोलन लाइक दिस, आप अपना सेमीकोलन कहीं मिस कर रहे हो। तो ये तो होते हैं हमारे सिंटेक्स एरर। और दूसरा जो मेन एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर, मतलब लॉजिक में ही गलती है। यानी कि अगर आपने कोई कोड, मैंने बोला आप कोड बनाओगे टू सम्स का, आपने क्या करा, टू सम का कोड ही गलत बना दिया। आपने बोला ए और बी दो वेरिएबल ले रहा हूं और मैं उसको ए में ही स्टोर करवा दूंगा, तो ये तो गलत हो गया ना कोड, कैसे आप स्टोर करवा सकते हो। तो वो ये चीज होती है आपकी लॉजिकल एरर। On compilation and execution of a program, desired output is not obtained when certain input values are given। मैंने बताया ना, जो हमने वैल्यूज दी हैं बट हमें उसके अनुसार अपना कोड नहीं मिला, तो वही हमारा क्या है, लॉजिकल एरर है। दीज टाइप ऑफ एरर विच प्रोवाइड इनकरेक्ट आउटपुट बट अपीयर्स टू बी एरर फ्री आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। ऐसे तरीके के एरर जो हमें गलत आउटपुट देते हैं बट उसमें कोई एरर नहीं होता, लाइक उसमें और तरीके का कोई एरर नहीं है बट आउटपुट गलत मिल रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा लॉजिकल एरर है। और दीज आर द मोस्ट कॉमन एरर डन बाय द बिगनर्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। ये सबसे ज्यादा जो प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं सबसे ज्यादा करते हैं। लाइक उनका कोई भी सिंटेक्स वगैरह एरर नहीं होता बट उनका एरर जो आप वो आउटपुट चाह रहे होते हैं वो आउटपुट उनका आता ही नहीं है, क्योंकि उनके लॉजिक में गलती है। तो दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। आई होप आपको एरर्स वाला फंडा भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज एन ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड इन सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड। सोर्स कोड मैंने बताया हाई लेवल लैंग्वेज में होता है जो कंपाइलेशन से पहले होता है। अब कंपाइलर ने क्या किया, उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपको वो रिटर्न करके दे रहा है। तो जो कंपाइलर ने आउटपुट दिया है आपको, हम उसी को बोलते हैं अपना ऑब्जेक्ट कोड आफ्टर प्रोसेसिंग। द ऑब्जेक्ट कोड इज यूजली मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड आपका मशीन कोड ही होता है जिसको हम अपने मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि अंडरस्टूड होता है बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीपीयू, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं सकते। बट सम कंपाइलर्स आर डिजाइंड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एन असेंबली लैंग्वेज और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ ह्यूमन रीडेबल नोटेशन, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी क्या आपकी ह्यूमन रीडेबल ही है, आप उसको पढ़ सकते हो। बट कुछ कंपाइलर्स ऐसे डिजाइन करे गए जो आपका सोर्स कोड होता है आप उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। Executable also called the binary is the output of a linker after it processes the object code। अब मैंने बताया ना क्या हुआ, सबसे पहले सोर्स कोड मिला, अब उसने कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड दिया। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जब आपका आउटपुट निकलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब एग्जीक्यूटेबल क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल लिंकर का आउटपुट होता है, वो उस ऑब्जेक्ट कोड को प्रोसेस करता है। और जो मशीन कोड कैन बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल और इट माइट रिक्वायर लिंकिंग विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स। यहाँ पे बेसिकली लिंकर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो मैंने आपको लिंकर वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो यहीं पे आके रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना अच्छे से समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उधर लिंकर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लिया। बस इतने याद रखो कि भैया ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, हमारा सोर्स कोड क्या होता है, हमारा लोडर क्या है, लिंकर क्या, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, फिर आपके काम तो बन ही जाएंगे। तो इतने ज्यादा टेंशन की नीड नहीं है। टॉपिक इज वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। ऑलरेडी मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दिया बट यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। A variable in programming is a named storage location that holds a value or data। मैंने बताया ना एक तरीके का कंटेनर होता है जहां आप अपनी वैल्यू डाल रहे हो, वही वैल्यू या फिर डेटा।
These values can change during the execution of program, hence the term variable. Variables are essential for storing and manipulating data in computer programmers. देखो यहाँ पे अगर डेटा टाइप आएगा, अब डेटा टाइप क्या होता है, मतलब आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, या आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, या फिर आप कैरेक्टर टाइप्स का किस तरीके का, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप आता है, यहाँ पे वेरिएबल नेम फिर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला कि इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे इंट क्या है, मेरा डेटा टाइप है. इंट क्या बता रहा है, अच्छा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है, और आप देख भी रहे हो कि इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर है मेरा. फिर ए मेरा वेरिएबल नेम है, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 5. अगर मैं बोल दूं कैर सी एच इज इक्वल टू वी, तो कैर क्या बता रहा है, अच्छा है कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है. सी एच क्या है, अच्छा वेरिएबल का नेम है, और वी तो कैरेक्टर ही है. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में कौन से होते हैं. बेसिकली ये तरीके से कंटेनर होते हैं जहाँ आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो. अगर मल्टीपल कर रहे हो तो आप मल्टीपल डेटा टाइप भी, लाइक मैंने बोला कि मुझे 2 इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर करने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंट ए कॉमा बी इज इक्वल टू उनकी वैल्यू. अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है तो आप एक में करोगे, वरना ऑफकोर्स अलग अलग में. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका डेटा टाइप क्या है. Each variable C has an associated data type. It specifies the type of a data that the variable is storing. मैंने बताया ना, वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, वही हमारा डेटा टाइप है. क्या वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, क्या वो कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, क्या वो फ्लोट या डबल. देखो इंटीजर आपको पता है 1 2 होते हैं, कैरेक्टर भी आपको पता है ABC. फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपको होता है लाइक डेसिमल्स वाले, लाइक 1.2. डबल भी आपके डेसिमल्स होते हैं, बट डबल आपके ज्यादा रेंज वाले नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, लाइक 1.2347 अप टू सो ऑन. बट फ्लोट सिर्फ एक ही डेसिमल स्टोर करता है. हर एक जो डेटा टाइप है रिक्वायर करता है अलग अलग मेमोरी होती है. इंटीजर की अलग मेमोरी होगी स्टोर करने की, कैरेक्टर की अलग, कुछ अलग, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे. बट हमारे डेटा टाइप्स भी 3 तरीके के होते हैं. आप ये देख रहे होंगे इस फिगर्स में कि सबसे पहले हमारा प्राइमरी, डेराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड. देखो प्राइमरी आपके भाई इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड. डेराइव्ड में ये जहां पे आप बनाते हो, ठीक है, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस. यूजर डिफाइंड जो ऑलरेडी बने हुए हैं. देखो आपको इसमें इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि हर एक का मतलब क्या होता है, बस आपको मैंने बताया ना टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो आपको पता है. कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, कि हमारे 3 तरीके के डेटा टाइप्स, हमारे प्राइमरी होता है, हमारे डिराइव्ड होता है, यूजर डिफाइंड. प्राइमरी आपके भाई इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया. डिराइव्ड आपके भाई जो बने हुए, जो हमने बनाए हैं. यूजर डिफाइंड जो ऑलरेडी यूजर्स के थ्रू बने हुए थे वो. अब हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यू. बेसिक होता है, जैसे आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर करते हो. और यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से डिफाइंड बाय द यूजर हिमसेल्फ, जो खुद ही यूजर डिफाइन करता है. डिराइव डेटा टाइप, द डेटा टाइप डेटा डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव या बिल्ट इन टाइप डेटा टाइप्स. मतलब जो ऑलरेडी जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनसे ही मिलकर बने हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डिराइव डेटा टाइप. अब आपको इंटीजर डेटा टाइप बता दूं. इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं जो इंटीजर नंबर्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी और जीरो, बट कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. मेक श्योर दैट थिंग इंटीजर डेटा टाइप में आपका कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा. और साइज इसका क्या होता है, 4 बाइट्स. अगर आपको पता होगा जो आपका होता है 1 बिट इज इक्वल टू 8 बाइट्स होते हैं. लाइक बिट आपको पता ही है, बहुत छोटी यूनिट होती है, बट ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप कंप्यूटर वाला पार्ट कर रहे हो. तो 1 बिट इज इक्वल टू आपकी क्या होती है, 8 बाइट्स होती है. तो 4 बाइट्स आपकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 32. तो आपका इंटीजर क्या स्टोर करता है, 4 बाइट्स को स्टोर करता है, बट कोई डेसिमल नंबर नहीं होता. कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, सिर्फ इसमें कैरेक्टर स्टोर होता है आपका, ठीक है. और ये कितने टाइप का होता है, 1 बाइट का होता है. बहुत ज्यादा सिंपल होता है, एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा. अगर मैं बोलूं, जैसे मेरा नेम है राशि, मैं बोल रही हूँ मुझे RAS स्टोर करवाने, नहीं, सिर्फ R ही स्टोर होगा. क्यों, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है. कैरेक्टर बोलते सिर्फ एक ही टाइप का मैं डेटा स्टोर करूंगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप. मैं अगर आपको इन शॉर्ट बता दूं, आप ये पढ़ लेना थ्योरी. फ्लोट डेटा टाइप के बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो स्टोर करता है आपके डेसिमल नंबर्स, बट सिंगल प्रिसिशन. मैंने बताया ना, लाइक 1.2, 1.8 ऐसा नहीं करेगा, 1.84 नहीं, सिर्फ 1.8. इसका भी साइज क्या होता है, इसका भी साइज आपका 4 बाइट्स का ही होता है. नेक्स्ट हमारा आता है डबल डेटा टाइप. डबल डेटा टाइप भी आपके डेसिमल नंबर्स को ही स्टोर करता है, बट ये आपके जो डिफाइन करते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं नंबर्स. और डबल प्रिसिशन मतलब आप यहाँ पे 1.282 ऐसे दे सकते हो.
लाइक दिस। और इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है आपका 8 बाइट्स का। नेक्स्ट वॉइड डेटा टाइप, वॉइड का मतलब खाली, कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही कोई वैल्यूज होंगी, ना ही कोई ऑपरेशंस होगा, ठीक है। तो हम अपना वॉइड डेटा टाइप यूज करते हैं जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है, जब। और साइज आपको मैंने बता दिया, इंट का क्या है 4 डेटा टाइप है, कैर का आपका 1 है, फ्लोट का 1 है, डबल का 8 है। तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एनमरेशन इन सी। एनमरेशन आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि यूजर्स ने डिफाइन करा है, एंड मेनली यूज होता है आपके नेम्स को असाइन करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को, प्रोग्राम को आप इजी से समझ पाओ, मेंटेन कर पाओ, उस चीज के लिए हम अपने एनमरेशन जो है वो उसका यूज करते हैं। जो हमारा एनमरेशन है, तो हमने उसकी यहाँ पे मैंने आपकी फोटो अटैच करी है, प्लीज आप इसको देखना। देखो एनम जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ऑफकोर्स एनम कीवर्ड यूज करते हैं, एनम डेज ऑफ वीक, यानी कि हम एनम वेरिएबल का नेम ले रहे हैं यहाँ पे, और फिर हमने डिफाइन करे कि ये है हमारे एनम है। जब भी हमें एनम को डिक्लेयर करना होगा तो हम उसका कीवर्ड यूज करेंगे विच इज एनम, फिर उसके एनम के वेरिएबल का नेम, देन उसके आगे की चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखो स्ट्रक्चर जब भी आपको डिफाइन करना हो तो आप कीवर्ड यूज करोगे स्ट्रक्ट, और यूनियन को डिफाइन करना होगा यूनियन कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है। साइज के जब वेरिएबल आपका जो एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर, द कंपाइलर लोकेट्स अ मेमोरी फॉर ईच मेंबर, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सम ऑफ द साइजेस ऑफ इट्स मेंबर। साइज आपके स्ट्रक्चर पे इस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे आपके कितने मेंबर्स हैं, उन सबके मेंबर्स के सम को मिला के या तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए स्ट्रक्चर का साइज। और यूनियन क्या बोलते हैं, मैं इस चीज पे डिपेंड करूंगा साइज की वो इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर, जो उसके एलिमेंट्स उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साइज के इक्वल होना चाहिए यूनियन में। स्ट्रक्चर बोलते हैं मैं तो सबका सम करके लूंगा, वो वाली चीज। मेमोरी, हर एक जो मेमोरी है वो स्ट्रक्चर में यूनिक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पे आपकी यूनिक नहीं होती यूनियन में, यहाँ पे आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। वैल्यू अल्टरिंग, वैल्यू जो मेंबर है वो अफेक्ट नहीं करती है अगर दूसरे मेंबर्स वहां प्रेजेंट हो स्ट्रक्चर में, बट अगर आप यूनियन में ये चीज करो तो वो चीज आपको इफेक्ट करेगी। इंडिविजुअल मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो स्ट्रक्चर में, बट आप यूनियन में सिर्फ एक ही मेंबर को एक ही बार एक्सेस कर सकते हो। सेवरल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस, अगर आपको एक साथ बहुत सारे नंबर्स को इनिशियलाइज करना आप स्ट्रक्चर में कर सकते हो, बट ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी इनिशियलाइज, सिर्फ एक ही मेंबर यूनियन का इनिशियलाइज होगा। तो कुछ स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस है, बहुत बेसिक है, आप नोट डाउन करना या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट। अब अगर हमें इनपुट के लिए सी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं, विच इज स्कैनएफ। स्कैनएफ मेथड क्या करता है, रीड करता है आपका जो अंदर वेरिएबल का नेम है और वेरिएबल के जो डेटा टाइप का नेम है, ठीक है, वो हमारा स्कैनएफ करता है, और ये बताता है कंपाइलर को कि आपका जो है किस टाइप का डेटा आपका स्टोर होगा। एंड ऑफ कोर्स आउटपुट के लिए जो आपका स्टोर होता है विच इज अ प्रिंट एफ, जो कि हमने पीछे भी देखा था, सो सॉरी अबाउट माय राइटिंग, ठीक है, थोड़ा मैनेज डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आउटपुट प्रिंट एफ, अभी आपने देखा था अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी तो हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, ठीक है। सो यस दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये प्यार सा वन शॉट समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारी यूनिट 1 का वन शॉट है, यहाँ पे मैंने अपने सारे डिटेल्ड अपनी जो भी टॉपिक्स थे सिलेबस में सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड मेक श्योर कि आप प्लीज हमें हर जगह फॉलो कर लो और प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा का ऐप है, जहाँ पे आप सारी वीडियोस का एक्सेस कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू विजिट दी वेबसाइट ऑल्सो, जो कि आपको लिंक मिल जाएगी, विच इज www.uniqueseries.in। एंड प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट आपका जो यूनिट 2 का वन शॉट होने वाला है, वो भी बहुत अच्छे से धमाकेदार होगा, जहाँ पे और हम डिटेल में सारी चीजें कवर अप कर रहे होंगे अबाउट दी यूनिट 2। तो अगर आपको फील फ्री टू आस्क कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वन शॉट पे, विच इज अ यूनिट 2 वन शॉट।